रिजर्व बैंक ने किया ऐलान, लोन की ईएमआई पर और राहत नहीं। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। पीएम मोदी आज छात्रों, शिक्षकों और पेरेंट्स के बीच करेंगे बातचीत। कोरोना संकट के बीच पीएम परीक्षा पर करेंगे चर्चा। कृषि कानूनों को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का ऐलान, कहा पूरे देश में लग जाए लॉकडाउन लेकिन ये आंदोलन नहीं होगा खत्म। और भारत में 24 घंटों में आए 1 लाख से ज्यादा नए केस, कोरोना के टूटे अब तक के सारे रिकॉर्ड। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आज बड़ी खबर के साथ करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी की 3 दिन की बैठक आज यानी बुधवार को खत्म हो गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया और इसकी वजह से लोन की ईएमआई पर राहत नहीं मिलेगी। यहाँ रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखा है और आज सुबह 10 बजे रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बैठक के नतीजों की घोषणा की। गौरतलब है कि एमपीसी की 3 दिन की बैठक 5 अप्रैल को शुरू हुई थी और हाल ही में महंगाई काफी बढ़ गई है और इस बीच कोरोना की दूसरी लहर ने चिंता भी पैदा कर दी है और इससे एक बार फिर इकोनॉमी के लिए जोखिम बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है और इस वजह से लोगों को इस बात का भी इंतजार था कि रिजर्व बैंक जीडीपी के अनुमान में क्या कोई बदलाव करता है। हालांकि खुदरा मुद्रास्फीति अभी रिजर्व बैंक के सुविधाजनक स्तर 4% यानी कि 2% ऊपर या नीचे से बहुत ज्यादा बाहर नहीं है। फिर भी जानकारी का कहना है कि रिजर्व बैंक अब ब्याज दर में बदलाव के लिए किसी सही मौके का इंतजार करेगा। दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रही है और इस बीच आज वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इस मौके पर स्वास्थ्य क्षेत्र के सभी लोगों को सलाम किया और कोरोना महामारी के बीच उनके योगदान को सराहा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस उन लोगों को सलाम करने का दिन है जो हमारी दुनिया को स्वस्थ रखते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस दिन हमें हेल्थ केयर के क्षेत्र में हर रिसर्च और नई तकनीक का समर्थन करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की योजनाओं के बारे में लिखा कि भारत सरकार आयुष्मान भारत, पीएम जनौषधि और इस बीच योजना और अन्य तरीकों से जनता को लाभ पहुंचाने में जुटी है। और इस बीच उन्होंने कहा कि भारत इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चला रहा है। और इस बीच उन्होंने लिखा कि हमें कोरोना महामारी से लड़ाई लड़ने के लिए नियमों का पालन करना जरूरी रखना है और इस बीच मास्क पहने, लगातार हाथ धोएं और अन्य गाइडलाइंस को भी मानें। इस बीच उन्होंने कहा कि इम्यूनिटी बूस्ट करने और फिट रहने के अन्य तरीकों को भी सभी लोग अपनाएं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कई मुद्दों को लेकर बयान देते हुए कहा कि कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है लेकिन सरकार कोरोना को लेकर सतर्क नहीं है। इसी नहीं, देश में जिस तरह यह महामारी तेजी के साथ फैलती जा रही है, सरकार को इसके उचित प्रबंध करने चाहिए। वैक्सीनेशन, तमाम अस्पतालों में बेड की व्यवस्था, अन्य जगहों पर भी, होटल और जो भी सार्वजनिक जगहें हैं उन जगहों को सुरक्षित करना, वहाँ बेड और बिस्तर तैयार करना, खासकर बड़े पैमाने पर लोकल डॉक्टरों को भी संपर्क में लाकर उन्हें कहीं ना कहीं सेवा के भाव से सरकार को उन्हें बातचीत करके अपने साथ जोड़ना चाहिए और जितने भी बड़े पैमाने पर अगर वॉरियर्स बना सकते हैं जिससे मरीजों के इलाज में उचित प्रबंध हो सकता है, सरकार को ऐसे कार्यक्रम बनाने चाहिए। लेकिन ये सरकार तो अभी चुनाव लड़ने में व्यस्त है। समझता हूँ कि अगर जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के डॉक्टर हैं, अगर उन्होंने कोई सलाह दी है तो जो उसके विशेषज्ञ हैं वही बता सकते हैं कि वैक्सीन का उपयोग कब, कैसे और क्या करना है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी को और सरकार को जो विशेषज्ञ हैं उनकी बात पर अमल करना चाहिए। बंगाल में सामने नज़र आ रहे हैं कहीं ना कहीं वहाँ हिंसा तेज़ी के साथ फैल रही है
चुनाव आयोग को और संबंधित अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। निष्पक्ष और शांतिपूर्वक मतदान हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की। इसके इलाज की प्रॉपर व्यवस्था नहीं करेगी। वैसे महाराष्ट्र में जो मेरी जानकारी है कि ब्लॉक स्तर पर जांच की व्यवस्था है, ब्लॉक स्तर पर मेडिकल और तमाम उसके बेड और वेंटिलेटर की व्यवस्था सरकार ने बड़े सदृढ़ता के साथ की। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के लिए 6 अप्रैल को वोटिंग हुई और ऐसे में 31 सीटों पर मतदान किए गए और पहले 2 चरण की तरह तीसरे चरण में भी हिंसा और आरोप प्रत्यारोप का दौर रहा। और इस बीच आरजेडी नेता मनोज झा ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। अगर भागीदारी बढ़ रही है, हिस्सेदारी बढ़ रही है, तो लोकतंत्र मैं समझता हूं कि और खूबसूरत होता है। चिंता का विषय है कि भाषाई हिंसा और वास्तविक हिंसा के भी कुछ खबरें आती हैं और वो टॉप लेवल से बोली जा रही हैं। भाषाई हिंसा के वो तत्व, वो अवयव, और जो हमारे लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। भागीदारी बढ़ती है तो अच्छा लगता है, लेकिन इस तरह की जुबान बोली जाती है तो लगता है कि हम एक बीमार लोकतंत्र में तब्दील हो रहे हैं। अब देखिए, इस पर तो किताब लिखी जा सकती है कि कौन अनाप शनाप बोल रहा है। अनाप भी और शनाप भी कहाँ से शुरुआत होती है, कहाँ तक चीज़ों को ले जाया जा रहा है। और इसका संकेत तो हमें उसी दिन मिल गया था जिस दिन ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी की मूर्ति तोड़ी गई थी। तो लोग बंगाल में चुनाव लड़ने गए हैं, लेकिन बंगाल से लड़ रहे हैं, बंगाल के मिजाज से लड़ रहे हैं। और मैं बार बार कहता हूँ कि गुरुदेव को माला पहनाने से बात नहीं बनेगी। गुरुदेव की एक एक लाइन को आत्मसात करने की ज़रूरत है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। मंगलवार को 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के कुल 475 विधानसभा क्षेत्रों में 1.5 लाख मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ, जहां बम्पर वोटिंग हुई। और साथ ही देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर कांग्रेस पूर्व लोकसभा सांसद तारिक अनवर ने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। जो कि ईवीएम के मशीन के द्वारा वोटिंग हो रही है तो उसमें समय कम लगता है और इसलिए इधर जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें लगभग 80% वोट आमतौर पर पड़े हैं। और मुझे लगता है कि इस चुनाव में भी 80% तो वोट पड़ना ही चाहिए। तो बहुत गंभीर है। कोरोना का दोबारा जिस गति के साथ लौटा है वो बहुत ही चिंताजनक है और सरकार को तमाम प्रिकॉशन लेना चाहिए। जैसे दिल्ली में अभी रात का कर्फ्यू किया गया है तो शायद उससे भी कुछ लाभ मिल सकता है। और उधर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए त्रिपुरा के वीर सपूत सीआरपीएफ जवान का पार्थिव शरीर मंगलवार को अगरतला पहुंचा। ऐसे में आपको बता दें कि एमबीबी हवाई अड्डे पर सांसद प्रतिमा भौमिक, विधायक डॉक्टर दिलीप दास, सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस अधिकारियों ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस बीच आपको बता दें कि सीआरपीएफ के आईजी ने जवान शंभू रॉय की शहादत पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि शंभू रॉय 2010वीं कोबरा बटालियन की सेवारत थे। और इस बीच बीते रविवार को सीआरपीएफ ने छत्तीसगढ़ के सुकमा इलाके में नक्सलियों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया था, जिसमें जवान शंभू शहीद हो गए और इसी दिन नक्सली हमले में 22 और सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। मैं उनकी आत्मा की शांति की कामना करता हूं। तो वहीं शहीद की श्रद्धांजलि देने के बाद सांसद प्रतिमा भौमिक ने कहा कि मैं उन्हें नमन करती हूं, उनके बीच परिवार के प्रति संवेदना भी प्रकट करती हूं। हमें शंभू राय की वीरता पर गर्व है। उन्होंने कहा कि पूरे देश को उन पर गर्व है। उन्होंने ये भी कहा कि सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई और तेज होगी। आपको बता दें कि वीर सपूत शंभू रॉय का शव हवाई अड्डे से अंत्येष्टि क्रिया के लिए उत्तरी त्रिपुरा के भाग्यनगर स्थित उनके घर ले जाया जाएगा और जहां उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के लिए किया जाएगा। तो वहीं वीर जवान का शव त्रिपुरा पहुंचते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। और यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਲਿਸੀ 4 ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 72000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। हक की बात दोपहर 12 बजे।
सिर्फ ANB न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं। बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके सामने है। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। तो बता दें, बढ़ते कोरोना संकट के बीच दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश सामने आया है। इस वक्त की अहम जानकारी, लगातार कोरोना के आंकड़े जहां कहर भर पा रहे हैं और इस बीच अब हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोरोना को लेकर अब सख्ती बरती जा रही है और इस वक्त की अहम खबर है। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आए दिन कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और बढ़ते कोरोना संकट के बीच दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है। जानकारी दे दें, कार में अकेले होने पर भी अब मास्क लगाना जरूरी माना गया है। ये दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से आदेश सुनाया गया है। जहां एक तरफ देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है, अब दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश सुनाया है। इस बीच बढ़ते कोरोना संकट के बीच दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश सामने आया है। बता दें आपको, कार में अकेले होने पर भी अब मास्क लगाना जरूरी है। तो यहाँ कोरोना के मद्देनजर कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करना बेहद ही जरूरी है। आए दिन कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और अब इस बीच कोरोना के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया गया है। आए दिन मामलों की बढ़ोतरी हो रही है और इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश भी सामने आया कि अब अगर आप कार में अकेले बैठे हैं तो मास्क लगाना बेहद ही जरूरी है। कोरोना को लेकर लगातार सख्ती बरती जा रही है। बड़ी और अहम खबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और ऐसे में मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है और बढ़ते कोरोना संकट के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया है। बता दें, कार में अकेले होने पर अब मास्क लगाना बेहद ही जरूरी है। कोरोना को लेकर सरकार की तरफ से भी बेहद सख्ती बरती जा रही है। ये बड़ा आदेश सामने आया है, जहां देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और अब कोरोना की गाइडलाइंस का पालन सख्ती से करना होगा। बढ़ते कोरोना संकट के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। जहां एक तरफ मामले बढ़ रहे हैं, उस बीच अब कोरोना को लेकर सख्ती बरती जा रही है। तो ये बड़ी खबर और अहम खबर आपको बता रहे हैं। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़े। राजीव, लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इस बीच अब दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश सामने आया है कि अब कार में अगर अकेले होने पर अगर आप मास्क नहीं लगा रहे हैं तो अब सख्ती बरती जाएगी। क्या कुछ जानकारी?
देखिए बिल्कुल भाई, इस तरीके से लगातार दिल्ली के अंदर भी कोरोना की स्थिति बिल्कुल बिगड़ती नजर आ रही है और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अब संज्ञान लिया है और जिस तरीके से कहा गया है कि कार के अंदर भी अगर सिंगल व्यक्ति भी बैठा है तो वो भी कहीं ना कहीं मास्क लगाएगा, अगर मास्क नहीं लगाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मगर जिस तरीके से लगातार दिल्ली के अंदर आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना के, क्योंकि पिछले 24 घंटों के अंदर 5,000 से ज्यादा के आंकड़े आना दिल्ली सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान किया गया है, रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश करती नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से वैक्सीनेशन के टीकाकरण की बात है तो वो भी कहीं ना कहीं बढ़ाया जा रहा है, तो निरंतर कोशिश की जा रही है ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर लोगों तक टीकाकरण मुहैया कराया जाए और लगातार जनता से अपील की जाए कि लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर मास्क का यूज ज्यादा से ज्यादा करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए ANB न्यूज के साथ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ। ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 21 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 71,640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात हरियाणा की करेंगे, जहां हरियाणा के ताजा घटनाक्रमों पर हरियाणा भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने संयुक्त किसान मोर्चा की 9 सदस्य कमेटी की अहम फैसलों की जानकारी दी है। तो यहाँ गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि सदस्यों की संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले जानबूझकर हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा अपने कार्यक्रम रख रहे हैं ताकि हरियाणा में विवाद बढ़े, लेकिन कमेटी की तरफ से यह फैसला किया गया कि इन कार्यक्रमों का बहिष्कार करना है, शांतिपूर्ण विरोध करना है, लेकिन किसी भी तरह की मारपीट और तोड़फोड़ हमें नहीं करनी है। मालूम हुआ है कि बीजेपी जानबूझकर हरियाणा में झगड़े करवाने चाह रही है और इसलिए इन्होंने जगह जगह पे अपने दौरे बढ़ा दिए हैं ताकि किसान विरोध करेंगे, कहीं मारपीट होगी, कहीं ऊंच नीच होगी और झगड़ा बढ़ेगा, कहीं लाठीचार्ज होगा, कहीं गोली चलेगी। तो हरियाणा के लोग जगह जगह पे प्रदर्शन करेंगे तो धरनों से वापस हरियाणा में आ जाएंगे और हरियाणा में ही वो आंदोलन उलझ के रह जाएगा और फिर जो पंजाब के लोग धरनों पे बैठे होंगे उनको जबरन बाय फोर्स उठा दिया जाएगा। तो इसलिए साथियों ये फैसला लिया है आज कि बीजेपी का बहिष्कार करें और इनका जहां भी आते हैं विरोध करें, लेकिन विरोध शांतिपूर्वक करना है, कहीं मारपीट, कहीं तोड़फोड़, कहीं इस तरह का काम हमने नहीं करना है। ये फैसला आज संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में 9 मेंबरी कमेटी में लिया गया है। और दूसरा ये फैसला लिया गया है कि कई लोग आप मुहारे पोस्ट डाल देते हैं, सोशल मीडिया पे कह देते हैं आज ये काम कर दो, कल वो काम कर दो। इस तरह से कोई अगर इस तरह से आदेश दे तो उसका आदेश ना मानकर जो संयुक्त मोर्चा में फैसला हो वही फैसला। उधर यूपी के बिजनौर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए ब्लॉक परिसर में आज से नामांकन पत्र जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बीच आपको बता दें कि न्याय पंचायतवार में ARO की तैनाती की गई है और यहां मंगलवार को ब्लॉक परिसर अधिकारी और कर्मचारी बुधवार से शुरू होने वाले नामांकन पत्र जमा कराने की प्रक्रिया की तैयारियों में जुट रहे हैं। ऐसे में BDO अवरीश कुमार और ADO पंचायत अनिल कुमार सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि ब्लॉक परिसर में न्याय पंचायतवार कुल 18 टेबल बनाई गई है, जिसमें बुधवार सुबह 8 बजे से नामांकन पत्र जमा कराए जाएंगे।
आखिरकार करीब 14 घंटे के सफर के बाद बाहुबली मुख्तार अंसारी का काफिला बांदा जेल पहुंच गया है। सुबह करीब 4:30 बजे भारी सुरक्षा इंतजाम के बीच मुख्तार अंसारी का काफिला बांदा जेल पहुंचा और सुबह करीब 4:26 पर बांदा जेल का दरवाजा खोल दिया गया। तो यहां काफिले की बाकी गाड़ियां रुक गई और मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस जेल में दाखिल हो गई। आपको बड़ी जानकारी दे दें कि सुबह 4:30 बजे बांदा जेल में आने के बाद मुख्तार अंसारी ने जेल अधिकारियों से कहा कि वह काफी थक गया है और सोना चाहता है, इसीलिए उसे सीधे बैरक नंबर 16 पहुंचाया गया, जिसमें वह आराम करता रहा और सुबह 10 बजे मुख्तार अंसारी का कोरोना टेस्ट भी किया गया। आपको बड़ी जानकारी दे दें कि फिलहाल माफिया मुख्तार को जेल की बैरक नंबर 15 में शिफ्ट अब कर दिया गया है। ये भी बता दें कि मुख्तार एम्बुलेंस में परेशानी महसूस कर रहे थे और इसीलिए उनका मेडिकल चेकअप कराया गया। काफी लोगों ने सहयोग किया है। नीचे जो हमारे कर्मचारी अधिकारी लगे थे वो भी काफी मानसिक रूप से तैयार थे। इसी वजह से हम लोगों ने सुबह चल के इसको आज देर रात्रि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दुनिया भर के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से संवाद करेंगे। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि एक नया प्रारूप विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर कई दिलचस्प प्रश्न और हमारे बहादुर योद्धाओं, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ एक यादगार चर्चा। यहाँ 7 अप्रैल को शाम 7 बजे देखिए परीक्षा पे चर्चा। प्रधानमंत्री ने इसके साथ एक वीडियो भी साझा किया जिसमें वह कह रहे हैं कि हम बीते 1 साल से कोरोना के साए में रह रहे हैं और इसकी वजह से मुझे व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलने का मुंह छोड़ना होगा और नए प्रारूप में परीक्षा पे चर्चा के पहले डिजिटल संस्करण में आपके साथ रहूंगा। उन्होंने कहा कि छात्रों से परीक्षा को अवसर के तौर पर देखें, न कि जीवन के सपनों के अंत के तौर पर। वीडियो में यह भी बताया गया कि प्रधानमंत्री बच्चों के साथ दोस्त के तौर पर बातचीत करेंगे और इसी के साथ ही डिजिटल कार्यक्रम में शिक्षकों और अभिभावकों से भी संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री इस बात की भी चर्चा करते हैं कि लोग या माता पिता क्या कहेंगे और इसका दबाव भी कई बार बोझ बन जाता है। यहाँ आपको बता दें कि वीडियो में उन्होंने ये भी कहा कि वह परीक्षा पे चर्चा लेकिन यहाँ सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं होती और इस कार्यक्रम को अपने दिल के बेहद करीब बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसी के माध्यम से वह जान पाते हैं कि युवाओं के दिमाग में क्या चल रहा है। उन्होंने कहा कि वह परिवार के सदस्य के रूप में छात्रों को परीक्षा संबंधी दबाव से उबरने में मदद करना चाहते हैं और इस कार्यक्रम का आयोजन इस बार डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी छात्रों से परीक्षा पे चर्चा करेंगे। 7 अप्रैल को शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा की जाएगी और इस बीच उन्होंने ट्वीट कर कहा कि एक नया प्रारूप विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर कई दिलचस्प प्रश्न और हमारे बहादुर योद्धाओं, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ एक यादगार चर्चा। 7 अप्रैल को शाम 7 बजे देखिए परीक्षा पे चर्चा। प्रधानमंत्री ने इसी के साथ एक वीडियो भी साझा किया। उधर सुप्रीम कोर्ट ने 1 किलो हेरोइन के साथ पकड़े गए शख्स की 15 साल की कैद की सजा को बरकरार रखा है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बात ध्यान में रखनी होगी कि हत्या के मामले में 1-2 लोगों की हत्या के लिए सजा होती है, लेकिन ड्रग्स का कारोबार करने वालों के कारण अनेकों लोगों की जान जाती है। समाज पर इसका प्रभाव बेहद ही खतरनाक है क्योंकि लोगों की इससे मौत होती है और निचली अदालत और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 15 साल कैद और 2 लाख का जुर्माना लगाया था। यहाँ आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले से दखल से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में समाज के हित में देखना होगा कि याचिकाकर्ता ने समाज में कमी की गुहार लगाई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सजा में दखल देने की जरूरत नहीं है और ये भी कहा कि ये ध्यान रखना होगा कि मादक पदार्थों के कारण समाज खतरनाक प्रभाव में पड़ता है और ये लोगों की मौत का भी बेहद ही कारण बनता है। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। ऐसे में रोजाना नए केस आना समाज के लिए भी बेहद ही चिंता का विषय है। ऐसे में दिल्ली के एम्स ने एक बार फिर ओपीडी की सेवा को बंद करने का फैसला लिया है। दिल्ली एम्स की ओपीडी को कल गुरुवार से बंद कर दिया जाएगा। अब सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। आपको बता दें कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही मरीज एम्स में डॉक्टर को दिखा सकते हैं। बताया जा रहा है कि केवल रजिस्ट्रेशन वाले मरीजों को ही एम्स में एंट्री मिलेगी और यही नहीं, एम्स में डॉक्टरों को दिखाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सीमा भी तय की जाएगी
और हर विभाग से प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा 50 रजिस्ट्रेशन होंगे, यानी कि हर विभाग प्रतिदिन रजिस्ट्रेशन की सीमा तय करेगा और रजिस्ट्रेशन करवा चुके मरीजों को एम्स बुलाएगा। यहाँ एम्स की ओर से कहा गया कि बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए गुरुवार से एम्स की ओपीडी सर्विस को बंद कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक एम्स की ओपीडी को अगले 4 हफ्ते तक बंद रखने का निर्देश जारी हुआ है और अगले महीने के हालातों को देखते हुए आगे का निर्णय लिया जाएगा। और अब खबर कश्मीर से है, जहां श्रीनगर के बाहरी इलाके गुलाब बाग एरिया में सुरक्षा बलों का बीते कल रात से ही तलाशी अभियान जारी है और पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। सुरक्षा बलों को इस इलाके में आतंकियों की मौजूदगी का संदेह है। मालूम हो तो सुरक्षा बलों ने इस वक्त आतंकियों को सफाया करने का ऑपरेशन चलाया हुआ है और उसे मुखबिरों से सूचना मिली कि इस इलाके में कुछ संदिग्ध लोग देखे गए हैं और जिसके बाद सुरक्षा बलों का तलाश अभियान लगातार जारी है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही एनकाउंटर पुलवामा का काकोपूरा इलाके आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 3 आतंकी मारे गए थे और ये वो आतंकी हैं जिन्होंने हाल ही में बीजेपी नेता अनवर अहमद के नौगाम स्थित घर पर हमला किया था। मारे गए आतंकियों में 2 लश्कर-ए-तैयबा और एक अल-बद्र संगठन का था। और इस बीच आपको बड़ी जानकारी दे दें, लश्कर-ए-तैयबा और अल-बद्र दोनों ने मिलकर बीजेपी नेता के घर पर हमला किया था। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया था और वो कारगर होता हुआ साबित हो रहा है। और इस अभियान के तहत अब तक 200 खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है और जबकि साल 2019 में सुरक्षा बलों ने 157 आतंकवादियों को मार गिराया था। अप्रैल 2020 की बात करें तो सुरक्षा बलों ने 28 आतंकवादियों और जुलाई और अक्टूबर महीने में 21 आतंकवादियों को मार गिराने में सफलता हासिल की थी। चुनाव आयोग ने बीजेपी के दिवंगत नेताओं अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के संबंध में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर मंगलवार को डीएमके नेता उदयनिधि स्टालियन को नोटिस जारी किया। यहां उदयनिधि ने कथित तौर पर कहा कि सुषमा स्वराज और अरुण जेटली की मृत्यु हो गई है क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दबाव को सहन नहीं कर पा रहे थे। यहां चुनाव आयोग ने उदयनिधि को बुधवार शाम 5 बजे से पहले नोटिस का जवाब देने को कहा और इसी के साथ ही आयोग ने कहा कि यदि उस वक्त जब जवाब नहीं देते तो आयोग इस पर कोई फैसला करेगा। तो यहां नोटिस ने कहा कि आयोग को 2 अप्रैल को बीजेपी से एक शिकायत मिली जिसमें कहा गया कि 31 मार्च को एक राजनीतिक सभा को संबोधित करते हुए उदयनिधि स्टालियन ने आपत्तिजनक बयान दिया है। आयोग ने कहा कि उसका मानना है कि डीएमके नेता के भाषण की सामग्री आदर्श आचार संहिता के प्रावधान का उल्लंघन करती है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।